सो इंग्लिश का रिवीजन हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज लिटरेचर एंड सेकंड वन इज ग्रामर. सो 50% जो आपका सिलेबस होता है इंग्लिश का, तो वो कवर्ड होता है ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में. मैक्सिमम स्कूल्स में यही रेशियो रहता है. सो मैंने सभी चैप्टर्स आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, लाइक बीहाइव और मोमेंट बुक है आपकी. तो बीहाइव में प्रोज एंड पोम्स है एंड देन मोमेंट में स्टोरीज हैं. तो मैंने प्रोज में टोटल चैप्टर्स में से 50% लिया है, पोम्स में टोटल पोम्स में से 50% एंड मोमेंट बुक में से भी 50% रेशियो सिलेबस मैंने आपका कवर किया है. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर दैट can come in your exams. So our first question is, what kind of teachers did Margie and Tommy have? How are they different from teachers in the book? So students, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ. देखो, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको उस क्वेश्चन के चैप्टर का टाइटल याद होना चाहिए और पोएम्स में आपको पोएट का नेम भी याद होना चाहिए. सो जैसे ही क्वेश्चन आया तो आप आंसर में अगर चैप्टर नेम मेंशन करोगे तो एग्जामिनर को ये लगता है, चेकर को ये लगता है कि यार स्टूडेंट को पूरी नॉलेज है स्टोरी की और उसने पूरा स्टडी किया है कि किस तरीके के चैप्टर्स हैं और क्या क्या क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं. ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है ये आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि इसमें मार्जी एंड टॉमी कैरेक्टर जिस स्टोरी में थे उसी का था. तो ये हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, हमारा फर्स्ट चैप्टर बीहाइव बुक का द फन दे हैड, जिसमें हमें ये बताया गया है कि रोबो यानी कि रोबो आने वाले ईयर्स में जो है 2050 में रोबोज हमें पढ़ाने वाले हैं, ना कि ह्यूमन टीचर. ऑलराइट, सो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम टीचर्स इन द बुक. सो इसमें यही पूछा गया है कि जो मार्जी एंड टॉमी के पास कैसे टीचर्स थे और वो दूसरे टीचर्स से कैसे डिफरेंट थे, जो उनको बुक मिली थी उन वाले टीचर से कैसे डिफरेंट थे. ऑलराइट, सो रोबोज वर टीचिंग देम. ओके, सो रोबोज पढ़ा रहे थे उनको और उनकी बुक में जो थे वो हमारे जैसे ह्यूमन टीचर थे. सो दिस इज द आंसर. नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लाइक हाउ वी आर फ्रेमिंग द आंसर्स, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द आंसर्स एंड हाउ मच वर्ड लिमिट वी आर टेकिंग. सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और आपको आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है. ऑलराइट, so the answer of this question is Margie and Tommy had mechanical teachers which were large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. So इसमें भी बताया कि मार्जी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे, मतलब कि क्या थे वो लोग, रोबोट थे, रोबोट्स है ना, रोबो उनको पढ़ाते थे एंड वो बहुत ही बड़े बड़े से और ब्लैक और अगली से थे और बहुत बड़ी स्क्रीन पर लेसन्स देते थे. ऑलराइट, चलो अब इसका आगे का देखते हैं. There was a slot where they had to put homework and test papers and the mechanical teacher calculated the marks in no time. So अब आपको उनको जो है उनके स्लॉट्स में ही होमवर्क को भी पुट करना होता था. Margie and Tommy's teachers were different from the teachers in the book as the teachers in the book were men and not mechanical teachers. क्योंकि उनकी बुक में जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बीइंग थे और यहाँ पर जो उनको टीचर्स थे वो कौन थे, रोबोस थे. ऑलराइट, सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. अब देखो हम लोग इसमें आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन और 4 मार्क वाले क्वेश्चन सब इंक्लूड कर रही हूँ. मैंने हर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताएं. सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मार्जीज स्कूल रूटीन. अब मार्जी के स्कूल रूटीन का आपको ब्रीफ लिखना है. अगर आपको स्टोरी याद है तो यू कैन राइट द आंसर वेरी इजीली. Although Margie was taught by a large black television screen installed in a room next to her bedroom, Margie followed a strict routine and had regular days and hours for school. So इसमें बताया है आपको कि किस तरीके से मार्जी जो है एक लार्ज ब्लैक टेलीविज़न के ऊपर उसको पढ़ाना होता था एंड उसके बेडरूम में ही वो पूरा टेलीविज़न और पूरा सेटअप लगा हुआ था. ऑलराइट, she studied from Monday to Friday at the same time every day as her mother thought that young girls learned things better if they studied them at regular hours. So उनकी वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेते थे और उनकी मम्मा को लगते थे, उन्होंने सोचा कि ये जो गर्ल्स है, मेरी जो बेटी हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी बहुत ही बेटर वे में. सो वो रेगुलर आवर्स उनको स्टडी करवाते थे. ऑलराइट,
So now the question number 3 beta, why was Evelyn nervous yet excited as she waited for the train? अब now you had to find कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एवलिन कौन से चैप्टर में थी, ठीक है, ये थी आपकी द साउंड ऑफ म्यूजिक, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बीहाइव बुक. So while leaving for the Royal Academy of Music, Evelyn was excited despite her nervousness, as going to the Royal Academy of Music, London, was a dream come true for her. So वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी. क्यों? अगर आपको कोई ड्रीम है और जिसको आप पूरा करना चाहते हो और उसको मतलब उसको क्लोज आ रहे हो तो आप एक्साइटेड भी होते हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू गेट नर्वस एज वेल. जैसे भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट आप नर्वस भी होंगे एट द सेम टाइम कि रिजल्ट क्या होगा. सो वही सिचुएशन थी एवलिन की जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में जा रही थी उसके सपने को सच करने के लिए. She was going to join a 3-year course in an institute she had dreamed of joining. It excited her to think that despite her hearing impairment, she had made her way to such a prestigious institute. So उसका जो सपना था वो सच करने के लिए जा रही थी. 3-4 years का जो कोर्स था उसको वो ज्वाइन करना था वहाँ पर जाके. So इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस भी थी. So next question. If you work hard and know where you are going, you will get there, remarks Evelyn Glennie. What does it reveal about her character? So एक बहुत ही important lines जो है यहाँ पर एक quotation लिखा हुआ है. If you can see in the inverted commas, if you work hard and know where you are going, you will get there. So ये said by है किसके? Evelyn Glennie के. सो ये कोड जो है वो क्या कैरेक्टर बताता है एवलिन का, वो हमें आंसर करना है. सो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है और कितना स्ट्रगल था एवलिन की लाइफ में वो आपको पता है, तो यू कैन राइट द आंसर वेरी इजीली. Evelyn's firm determination, her hard work and her focus on her goal are well revealed in her statement. These values of her character have enabled her to successfully overcome her handicap of deafness. So क्योंकि वो बहरी थी, सुन नहीं सकती थी, डेफ थी, फिर भी वो कितनी अच्छी म्यूजिशियन थी और ये सब पॉसिबल हो पाया उसकी डिटर्मिनेशन, उसके हार्ड वर्क और उसके फोकस की वजह से. Though she developed hearing impairment at the young age of 8 and became profoundly deaf by the age of 12, she has never let it become a stumbling block in her way to success. तो उसने उसकी डेफनेस को जो है कभी भी उसके सक्सेस के रास्ते में कभी आगे आने नहीं दिया और उसने उसी के साथ में हार्ड वर्क किया. सो दैट इज द स्पिरिट एंड दैट शुड बी द एनर्जी ऑल स्टूडेंट्स शुड हैव. क्योंकि अगर आप में वो स्पिरिट है, वो करेज है अपनी सक्सेस को पाने का, तो नो वन कैन स्टॉप यू. ओके, नथिंग कैन स्टॉप यू. ऑलराइट, सो वही एवलिन यहाँ पर हमें बता रही है. Firmly determined to pursue music and to lead a normal life, Evelyn did not let her disability stand in her way. The encouragement and training provided by percussionist Ron Forbes paved the way for her advancement and she stuck to path with. So Ron Forbes ने हमेशा उसको इंस्पायर किया, जो खुद एक percussionist थे बहुत ही अच्छे, तो उन्होंने उसको हमेशा आगे सपोर्ट किया. Unshakable self-confidence. It was this confidence and faith in herself that made her dare to audition for the Royal Academy of Music, London, where she received the top most awards. और किसकी वजह से? रॉन फॉर्ब्स की वजह से ही उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उसी की वजह से वो रॉयल अकेडमी में अपना ऑडिशन दे पाई और वहाँ पर उनको बहुत सारे टॉप मोस्ट अवार्ड्स भी मिले थे. ऑलराइट. Evelyn is very hardworking. She has worked hard, in fact much harder than the other classical musicians, to bring percussion to the front stage in orchestra. So उन्होंने जो है एवलिन ने जो है दूसरे म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करी, इसीलिए वो इतनी बेस्ट जो है परकशन बन पाई ऑर्केस्ट्रा में, फ्रंट स्टेज पर वो सबके सामने भी आ पाई. She believes that no goal is unachievable for those who work hard and are focused on the goal. So वो ये सोचते हैं कि अगर आप बिल्कुल फोकस और वर्क हार्ड करें तो ऐसा कोई गोल नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते. With an earnest effort, she moved from orchestra to solo performances and eventually became an internationally renowned percussionist
owing to her command over a large number of instruments. So सबसे पहले वो क्या है, ऑर्केस्ट्रा के साथ में इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी, उसके बाद में वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी शुरू करा उन्होंने, और अब जो है वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती थी एज अ परकशनिस्ट और द म्यूजिशियन. Her courage and confidence to rise above her disability has made her a source of inspiration for all. So उनकी जो डिसेबिलिटी थी उसकी वजह से नहीं, उनका जो कॉन्फिडेंस था उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बनी. Alright, so this was the question from The Sound of Music and it can come in your 4 mark. Alright, so next question. How did Kezia feel in presence of her father? Her father, तो इससे आपको पता चल जाएगा द लिटिल गर्ल से एक क्वेश्चन है जहां पर केजिया अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी. क्या आप ही अपने फादर से डरते हैं? आई थिंक बॉयज तो डरते होंगे, लेकिन गर्ल्स कम होती है जो अपने फादर से डरती है है ना. सो केजिया वॉज स्कैर्ड ऑफ हर फादर, बट इस स्टोरी में केजिया अपने फादर से बहुत ज़्यादा स्कैर्ड रहती थी. एज ही लुक लाइक अ जायंट एवरी मॉर्निंग टू ही यूज्ड टू गिव हर अ गुड बाय किस. सो केजिया जो थी वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी, उसको लगता था ये बहुत ज़्यादा जायंट है, और एवरी मॉर्निंग उसके पापा उसको गुड बाय किस दिया करते थे जब वो ऑफिस जाते थे. She used to feel uncomfortable till her father was at home. She even stammered while answering him. So जब भी उसके पापा घर पे होते थे तो उसको बहुत ज़्यादा केजिया को अनकम्फर्टेबल फील होता था, और अगर उसको कुछ आंसर करना पड़ जाए उसके पापा को तो वो स्टैमर करती थी, मतलब बीच बीच में अटक अटक करके आंसर करती थी. He scolded her one day and even beat her for tearing some of his important papers. But when Kezia used to cry during the night, he would cry her to his room. So एक बार क्या हुआ, उसके पापा ने उसको बहुत डांटा और मारा भी, क्योंकि उसने एक बार उसके फादर के इंपॉर्टेंट पेपर्स को टेयर कर दिया था, फाड़ दिया था. बट केजिया जो है वो रो रही थी उसके रूम में, उसकी मतलब उस रात वो बहुत ज़्यादा रो रही थी उसके रूम में, और जो फादर हैं वो उसी रात को उसको अपने रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर उसको सुलाते हैं, क्योंकि उस दिन उसकी मम्मा जो है कहीं पर जाती है, मतलब हॉस्पिटलाइज होती है किसी वजह से, तो वो अकेली होती है, तो उसके पापा उसको उठा करके उसके रूम में ले जाते हैं. She then realized that her father was actually tender and affectionate and this changed her perception towards him. So एंड में उसको लगता है कि मेरे पापा इतने भी बुरे नहीं जितना मुझे लगता है. He is so affectionate, मुझसे बहुत प्यार करते हैं पर उनको टाइम नहीं मिल पाता, और उसी दिन से उसका जो परसेप्शन था उसके फादर को लेकर के वो चेंज हो जाता है. So this was the happy ending of the chapter. Next question, again the little girl से question है, how did Kezia's negative attitude towards her father change? सो केजिया का जो नेगेटिव एटीट्यूड था उसके फादर के लिए वो कैसे चेंज हुआ था. When their mother was hospitalized, her grandmother went to stay with. ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो when her mother was hospitalized, her grandmother went to stay with her. Kezia used to sleep alone at night. She was so scared that she started shouting at night. So एक दिन जब उसकी मम्मा हॉस्पिटलाइज थी और उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनकी मम्मा के साथ में गई थी, तो वो अकेली थी वहाँ पर. सो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रात में जो है चिल्लाने भी लग गई थी. She had nightmares and trembled a lot with fear. Then her father came to her room and took her into his arms to comfort her. फिर उसको बहुत नाइटमेयर्स क्या होता है, बैड ड्रीम्स, है ना, मतलब कि पूरे सपने. सो वो बहुत ज़्यादा डर के मारे ट्रैम्बल कर रही थी. सो उसके फादर आते हैं उसके रूम में और उसको उठा करके अपने फादर खुद के रूम में ले जाते हैं उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए. शी फेल्ट सिक्योर विद हर फादर नियर हर. देन शी रियलाइज दैट हर फादर वॉज बिजी विद वर्क एंड हैड नो टाइम टू प्ले. और उसको फिर अपने फादर के साथ में जाकर के बहुत सिक्योर फील होता है. वो सोचती है कि मेरे पापा को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये मतलब बिजी रहते हैं, लेकिन ये मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं. She even realized that her father loved her but did not have the art of expressing it. Thus, her attitude towards her father changed from negative to positive. So यहाँ पर अगेन उसको लगा
कि मेरे पापा मुझसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो उस दिन से उसका परसेप्शन जो था नेगेटिविटी वाला वो पॉजिटिविटी में बदल गया था उसके पापा के लिए। ऑल राइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। नाउ कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से सोच लो अपने ब्रेन्स में। यस, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में मिस्टर आइंस्टाइन थे, तो उन्हीं की चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। So the world remembers Einstein as a world citizen as he was deeply hurt by the mass destruction in Japan। क्योंकि जापान में जो है एक मास डिस्ट्रक्शन यानी कि वो बहुत बड़ा लॉस हुआ था वहाँ पर बल्क में, मतलब बहुत ग्रुप में, तो उसकी वजह से वो डीपली हर्ट थे। ऑल राइट, सो इसीलिए जो है आइंस्टाइन को एज अ वर्ल्ड सिटीजन भी याद रखा जाता है। He wrote to the United Nations for a world government and campaigned for peace and democracy in the world. He worked for humanity across countries and for the formation of a world government. उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ये लेटर भी लिखा था, ठीक है, कैंपेन के लिए और मतलब पूरे पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए दुनिया में। एंड उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है बहुत सारी कंट्रीज के लिए, और इसीलिए उनको एज अ वर्ल्ड सिटीजन याद रखा जाता है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपके 2 मार्क में आ सकता है। ऑल राइट, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ साइंस। हाँ, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग इजीली दे सकते हैं क्योंकि हम लोग तो साइंस भी पढ़ते हैं, राइट। विच वैल्यूज इन हिज कैरेक्टर मेड हिम ग्लोबल सिटीजन। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर चैप्टर कि वो उनको ग्लोबल सिटीजन के कैरेक्टर में कैसे डिफाइन करता है। So Albert Einstein worked on his ideas about relativity। ये आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, रिलेटिविटी क्या होता है, मेरे से ज़्यादा आप लोग समझते होंगे इसको, है ना। So रिलेटिविटी जो है, so Albert Einstein worked on his ideas about relativity and in 1905 he published his special theory of relativity according to which टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। सो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है। हिज थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी वाज डेवलप्ड इनटू द फॉर्मूला। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था, ठीक है। मेड हिम अ रिनोन्ड साइंटिस्ट, और इसी की वजह से उनको रिनोड साइंटिस्ट जाना जाता है इस पूरे वर्ल्ड में। आइंस्टाइन अर्न्ड इंटरनेशनल अक्लेम विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनको पूरे वर्ल्ड में जो है क्लेम मिला, किसकी वजह से, उनकी थ्योरी रिलेटिविटी की वजह से, विच enabled him to calculate in advance the extent of the deflection of light from fixed stars as it passed through the gravitational field of the sun। अभी जो टेक्निकल टर्म्स है वो आप ज़्यादा समझ सकते हो क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है, साइंस से, जो आप पढ़ते ही हो, है ना। चलो, The theory was declared as a scientific revelation, और उनकी थ्योरी जो है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन डिक्लेयर्ड हुई थी बाय द न्यूज़पेपर्स। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सो 1921 ये याद रख लेना कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, क्योंकि उन्होंने साइंस में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को रेवोल्यूशन लेकर के आए थे वो साइंस के फील्ड में। ऑल राइट, तो 1921 ये आपको याद रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल। After this, a number of honors were bestowed upon him. He was against arms build-up. He advocated peace and democracy in the world. So बहुत सारे जहाँ पर उनको praises, honors मिल रहे थे, लेकिन वो वो कर रहे थे पीस और डेमोक्रेसी के लिए। He did not want that his invention should be misused। वो नहीं चाहते थे कि जो उनका इन्वेंशन है वो मिसयूज़ किया जाए, किसके जैसे, लाइक एटॉमिक पावर की, मतलब उसका मिसयूज़ करके उनकी जो थ्योरी है उसका मिसयूज़ नहीं किया जाए।
he thought of humanity, of world peace and democracy. उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी, डेमोक्रेसी एंड पीस के बारे में सोचा. All these values in his character made him a global citizen. So इन्हीं सब कैरेक्टर्स की वजह से उनको हमेशा ग्लोबल सिटीजन भी बोला जाता है. Alright, I hope you have understood this question. This is also very important question. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये फिक्स है. चलो. So our next question is, read the extract given below and answer the question that follow. So अब आपके extract वाले questions भी आते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं. सो मैं एक्सट्रैक्ट लिया है यहाँ पर और उसमें क्वेश्चंस गिवन होते हैं उस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग. जैसे जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको, ये एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने हैं. सो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेल, though as for that the passing there had warned them really about the same. So ये लाइन्स पढ़ करके हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एक पोएम से ली गई लाइन्स है. अब कौन सी पोएम से ली गई लाइन है? द रोड नॉट टेकन. द रोड नॉट टेकन पोएम से ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं. सो अब क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं. नेम द पोएम एंड द पोइट. देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको पोएम का और पोइट का नाम याद होना चाहिए. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया कि पोएम का और पोइट का नाम क्या है. सो पोएम का नाम हमने बता दिया, द रोड नॉट टेकन. चलो आगे देखते हैं. सो पोएम का नाम है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट दैट डिस्क्राइब द रोड दैट द पोएट टुक. So because it was grassy and wanted wear, that's why the line describes the road that he poet took. So आपको पूरा आंसर लिखना है. मैंने आपको हिंट दे दिया है इसमें आंसर को. So you need to write the full answer of it. So next question है, what does the other refer to? अभी जो the other है पोएम में, जो आपकी स्टैंजा में the other लिखा हुआ है वो किसको रेफर करता है? ये फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है ये बताना है आपको. So the other refers to the road that not poet took. So ये वो रोड है जो पोएट ने नहीं लिया, नहीं चूज किया, उस पाथ के लिए the other यूज किया गया है. Next, what is the antonym for the word fair? Very easy. fair का antonym बताना है यानी कि opposite. So वो क्या है? unfair. Which expression means that nobody walked on the road taken by the poet? Wanted where is the expression which means that nobody walked on the road taken by the poet. So wanted where है इसमें, जो कि एक्सप्रेशन ऐसा है जिस रोड पर आज तक कोई भी नहीं गया, उस रोड के बारे में पोएट इस पोएम में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू द टू रोड सिंबलाइज in the first stanza? what is the significance of choosing a road? अब देखो रोड आ रहा है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम से ये क्वेश्चन लिया गया है. ठीक है. सो द टू रोड्स दैट द पोएट ट्रैवलर फेसेस इन हिज वॉक और जर्नी आर सिंबॉलिक ऑफ द चॉइसेस दैट वी हैव टू मेक इन आवर लाइफ. मतलब कि हमारे लाइफ में भी जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो दो पाथ हमेशा होते हैं. सो द जर्नी और द सिंपल वॉक इटसेल्फ इज अ मेटाफर फॉर द ग्रेट जर्नी ऑफ लाइफ, वेदर वन शुड अडॉप्ट द वे ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म. ठीक है. सो इस तरीके से दो पाथ के बारे में हमें इस स्टोरी में बताया है. जो दो रोड हैं, जो दो पाथ है, वो किससे सिंबलाइज किए हैं? हमारी लाइफ के पार्ट से, कि हमारी लाइफ की जर्नी में हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम कैसे, कौन सा पाथ, स्पिरिचुअलिज्म या फिर मटेरियलिज्म में से कौन सा पाथ चूज करते हैं. इन दिस पोएम द पोएट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड थॉट डिसाइड्स टू टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड, road which is the road of spiritualism, accepting its challenges and uncertainties. So पोएट अब उस पाथ को यूज करते हैं जहाँ पर उस पाथ पर बहुत कम लोग गए हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म का पाथ है. चाहे वहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं, अनसर्टिनिटीज हो सकती है, बट उन्होंने वही पाथ यूज किया है.
The decision is final and irreversible and it has its own consequences, may be positive और negative. So जो decision है वो irreversible है, मतलब उसको फिर से आकर के वापस दूसरा रास्ता चूज नहीं कर सकते, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. सो उसके खुद के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें ही फेस करने होंगे. सो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. In real life also we confront such critical situation where we face like altering options. The decision we make is crucial. So हमारी लाइफ में भी होता है. अब आप लोग 11th में आएंगे, आप लोग थोड़े स्टक हो जाएंगे कि बायो लें या मैथ्स लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें, बट वो जो डिसीजन होता है वो बहुत क्रूशल होता है लेना, क्योंकि उससे ही आपकी आगे की पूरी लाइफ जस्टिफाई होती है और वही आपकी पूरी लाइफ को आगे सेट करती है. ऑलराइट, दोबारा पढ़ रही हूँ इसको मैं. We should contemplate over the choices before and then decide our priorities. Once we make the decision and proceed accordingly, we can reverse it. So हमें हमारी प्रायोरिटीज़ पता होनी चाहिए. हमारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करके हमें कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हमें चूज़ करनी चाहिए. उससे हमारी आगे की लाइफ भी जो है अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमें क्लियर होगा कि हमने जो डिसीज़न लिया है वो करेक्ट है या गलत है. सो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते. तो जो भी डिसीजन लेना है उसको बहुत ही सोच समझ करके लेना है. द लाइफ टेक्स इट्स ओन कोर्स एंड इट डज नॉट गिव अ सेकेंड चांस टू ऑल्टर आर डिसीजन. ऑफकोर्स हमें कभी भी सेकेंड चांस नहीं मिलता है कि हम क्या आप एक बार 11th बायो के साथ पढ़ लिया और सेकेंड टाइम क्या आप 11th ही फिर से पढ़ सकते हो मैथ्स के साथ में? नहीं पढ़ सकते. अगर आपको सब्जेक्ट चेंज भी करना है तो आपको 12th में करना होगा. सो लाइफ इस चीज़ में कभी सेकंड चांस नहीं देती है. सो चेंज हैंस वी शुड डिसाइड वाइजली अबाउट द चॉइसेस वी मेक. तो हमें बहुत ही वाइजली हमारी चॉइसेस को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी लाइफ को आगे आइडेंटिफाई करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ द विंड गॉड्स एटीट्यूड टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल? सो जो विंड की गॉड हैं, अभी कौन सी, देखो पोअम का नाम ही आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज विंड. विंड पोअम से ही लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. सो द पोएट बिलीव्स दैट द विंड गॉड इज इनडिफरेंट टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल इवन दो पीपल रिक्वेस्ट हिम टू ब्लो जेंटली, ही डज नॉट पे एंड हीड टू देयर प्लीज. सो जो पोइट है वो बिलीव करते हैं कि जो विंड गॉड हैं, जो हवा के देवता हैं, वो अलग हैं. अगर मतलब टू द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल इवन दो पीपल रिक्वेस्ट हिम टू ब्लो जेंटली, डज नॉट पे एंड हीट ऑफ देयर प्लीज. सो उनको लगता है कि जो विंड गॉड हैं वो हमारे बोलने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और विंड को जो है बहुत ही जेंटली ब्लो नहीं कर रहे हैं. He is different and does not care about the wishes of people. और जो विंड गॉड है वो लोगों की विशेष का कोई ध्यान नहीं रखते, उनको कोई केयर नहीं है. इट मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ द विंड इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. और इसका मतलब ये कि जो हवा होती है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो ह्यूमन कंट्रोल नहीं होता है, वो ह्यूमन कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, what does the poet want people to have firm bodies and strong hearts? So poet ऐसा क्यों चाहते हैं कि people को, लोगों को हमेशा अपनी bodies firm बनानी चाहिए और strong heart रखना चाहिए? Again, this question comes from the wind poem, है ना. In life, people have to encounter the winds of hardships, unfavorable circumstances and big obstacles. If people are infirm, unhealthy and weak-willed, they will be defeated by these difficulties. So अगर लोग जो हैं अनहेल्दी हैं, वीक हैं और इन्फर्म हैं, तो वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को कभी भी डिफीट नहीं कर सकते हैं. बट अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं, हार्डशिप्स को फेस रखने का जज्बा रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, तो वो कोई किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपनी प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉर्ट कर सकते हैं. बट इफ दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली कॉन्फिडेंट, दे कैन रेजिस्ट ऑल द हार्डशिप बॉडीली एंड बोल्डली एंड सक्सेसफुली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल द साउंड ऑफ द रेन एज रिफ्रेन? अब ये कौन से पोएम से है? रेन ऑन द रूफ, ठीक है, रेन ऑन द रूफ.
तो a refrain is a line repeatedly used in a song or a poem. The drops of rain produce a piece of distinct and continuous music by way of their pattering. किसके ऊपर पैटरिंग कर रही थी? जो टाइल्स लगे हुए थे रूफ के, उसके ऊपर जब ड्रॉप्स गिरे थे तो जो साउंड क्रिएट हो रहा था उसको पैटरिंग बोलते हैं. दिस रिपीटेटिव साउंड ऑफ द रेन इज कॉल्ड रिफ्रेन बाय द पोएट. स्टैंजा नंबर 1 में ही गिवन था, इसलिए मैंने ये लिखा है. ठीक है, सो इसीलिए रिफ्रेन बोला गया है. जो उनकी रिपीटेटिव साउंड आ रही थी पैटरिंग की, रेनिंग की, तो इसलिए उसे रिफ्रेन बोला गया है. हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ? या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से. अगेन द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द साउंड ऑफ द रेन ऑन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पोएट? पोएट को अपना चाइल्डहुड याद आ गया था, अपनी मम्मी के साथ का टाइम याद आ गया था. सो द पोएट्स हार्ट एंड माइंड रिएक्ट स्ट्रांगली टू द साउंड ऑफ द रेन falling on the roof. He is in a blissful mood as he enjoys the comfort of his bedroom, leisurely listening to the music of the rain. The music stirs a corresponding echo in the heart of the poet. His heartbeat responds to the sound of the rain by its rhythmic throbbing. He gets engrossed in fanciful dreamy thoughts. So ये सब वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा था अपने रूम में, तभी वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को भी रिमाइंड कर रहा था. Okay. Moreover, the rain awakens many memories of the past. Particularly, it revives the memory of his mother, जो मैंने अभी आपको बताया, as she looked at her children very affectionately before she went to sleep in her room. So मम्मी हमेशा अपने बच्चे को प्यार से सुला के जाती है. जब भी वो सो जाती है उससे पहले देखती कि मेरा बच्चा सो गया है नहीं. तो वो सारी चीज़ें पोएट को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर थीम ऑफ द पोएम द लेक ऑफ इन्सफ्री. देखो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है जिसमें पोएम का नाम जो है वो गिवन है. नेचर वर्सेस सिटी लाइफ. द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम थी ये. अ मेजर थीम इन द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री इज नेचर वर्सेस द सॉम्बर मोनोटनी ऑफ सिटी लाइफ. सिविलाइजेशन एज रिप्रेजेंटेड बाय लंदन इज मोनोटोनस एंड wearisome. सो सिटी और जो नेचर है दोनों की लाइफ को कंपेयर किया गया है इसमें, जो कंपेरेबल है भी नहीं. ठीक है, नेचर अपने आप एक हीलिंग पावर रखती है जो सिटी के पास नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड इन्सफ्री इज अ मैजिकल विद इट्स. ही इज नॉट एट पीस बिकॉज पीस इज देयर ओनली एट इन्सफ्री. सो नेचर के पास हमेशा हमें पीस मिलता है और वो कोई भी प्रॉब्लम को हील करने की ताकत भी रखता है, जो सिटीज़ में हमें नहीं मिलता है. Further, his use of Payment's Grey tells us that the urban environment in which he finds himself is exactly the opposite of the natural world he desires to return to. और जब वो सिटी में जाता है तो बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल रिवर्स उसको वहाँ पर माहौल मिलता है. सो इसीलिए वो इन्सफ्री अपनी जगह पर वापस आना चाहता है. On the other hand, Innisfree, which represents nature, is magical in its appearance. So Innisfree एक natural place है जो अपने आप में अपनी healing power को, magic को show करती है. Okay? The sounds and hears and the buzzing of bees, the flapping of the linnets, wings, the singing of crickets, and the lapping of the lake water against the strokes. The sky is magical too. Now अब अगर आपको पोएम याद है तो यू कैन राइट सम ऑफ द लाइन्स ऑफ द पोएम, तो वो आपके आंसर में अच्छा एक इफेक्ट डालती हैं, है ना. So the dew drops from the sky in the morning light. The noon sky glows purple and the stars shimmer at midnight. So जो स्काई है वहाँ पर बहुत सारे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, मॉर्निंग लाइट होती है, नून में स्काई ग्लोज पर्पल कलर का एंड स्टार शिमर एट मिडनाइट. तो पूरा जो है पूरा डिफाइन किया है किसको, इन्सफ्री को, जहाँ पर इतना सुंदर एनवायरनमेंट उसने देखा था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. नाउ वी हैव कम ऑन द बुक ऑफ दैट इज मोमेंट्स. उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. So the irony of the story, The Lost Child, is that the child was sad and irritated at his parents' refusal to whatever he wanted to buy at the village fair.
but it is the parents whom he sought frantically when he was lost, despite the men offering him everything that he had wanted to buy earlier. So the lost child में क्या होता है, जब उसके पेरेंट्स साथ में होते हैं तब उसको हर वो चीज़ चाहिए थी, लेकिन पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, और जब वो गुम हो जाता है और जब वो उस स्ट्रेंजर्स के पास में होता है और स्ट्रेंजर्स को सारी चीज़ें दिलाना चाहता है, तब वो कुछ भी नहीं चाहता, वो केवल उसके मम्मी पापा चाहता था. ऑलराइट, सो दिस वाज द आयरनी ऑफ द चैप्टर की जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके खो जाने के बाद भी उसकी वैल्यू करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर. इफ यू वर द चाइल्ड लॉस्ट इन द स्प्रिंग फेस्टिवल व्हाट वुड यू हैव डन. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप तो बोलते हो मज़े आ जाते हैं मैम, हम तो मतलब बिल्कुल मस्त ऐश करते हैं ना. If I were the child lost in the spring festival, इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, so you can write your own as well. I would have reacted in the same way as the child did. For a child, losing the sight of her parents for even a minute is bothersome. So परेशान तो हो जाते हैं अगर मम्मी पापा नहीं दिखे थोड़ी देर के लिए. अब वो क्या होता है ना, हम लोग उनके पास ही रहते तो उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए देन वी गेट टू नो कि यार मम्मी पापा कहाँ चले गए, वो कितने इंपॉर्टेंट है. सो उनकी वैल्यू आपको हमेशा ही करनी चाहिए. ऑलराइट. दो द चाइल्ड वॉज इरिटेटेड एंड सैड at his parents saying no for whatever he wanted to buy, this was just momentary. So जो चाइल्ड था वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और सैड हो गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिल रहे थे, और पेरेंट्स जो बोल रहे थे, मना कर रहे थे उसको कि नहीं ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो वो उसके लिए बहुत ही इरिटेटिंग भी था, लेकिन वो मोमेंट्री था क्योंकि जब वो गुम गया तब उसको समझ में आया कि पेरेंट्स की वैल्यू एक्चुअली होती क्या है. His wishes were not bigger than his parents. Toys, sweets, roundabout would have meant nothing to me if I were also separated from my parents in an incredibly crowded place. I would have also gone frantically searching for my parents, not caring about stampede or anything else. So अगर मेरे मम्मी पापा गुम जाए तो भैया मैं भी ऐसे ही करूँगी, पहले अपने मम्मी पापा को खोजूँगी, मुझे भी कोई और चीज़ नहीं चाहिए होगी उस वक्त. ओके, आई होप आप भी ऐसे ही करो. बट आप भी मन में सोच रहे होंगे कि नहीं यार थोड़े दिन तो ऐश करेंगे, मज़े करेंगे मम्मी पापा के बिना. इट वॉज जस्ट नेचुरल फॉर दैट. देखो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए इतना लेंदी हम लोग कर रहे हैं ना. इट वॉज आपको पैराग्राफ्स में लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज कर करके आंसर लिखना है. एक पैराग्राफ में 4 to 5 लाइन ओनली है ना, 3 to 4, 4 to 5, 3 to 5. It was just natural for the child to continue his search even after getting knocked by the end from of the brutal movement of the surging crowd. He would have been trampled if he had not shrieked at his highest pitch of his voice. So मतलब वो चाहता था कि उसके मम्मी पापा उसको फटाफट मिल जाए, तो उसकी हाईएस्ट वॉइस से वो चिल्ला रहा था मम्मी पापा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसकी मम्मी पापा को ढूंढना चाहता था वो कंटिन्यूसली. But nothing stopped him from looking for his parents. I would have been as panic-stricken and befuddled as the child was. After all, parents are everything for a child. Of course, parents सब कुछ होते हैं एक बच्चे के, और पेरेंट्स का जैसा प्यार और पेरेंट्स के जैसे वेल विशर दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता आपका. ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब टोटो द मंकी दैट ग्रैंडफादर बॉट फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर. अभी कौन सा चैप्टर है? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. कौन सा चैप्टर है टोटो का? टोटो द मंकी है ना. सो टोटो द मंकी हमें डिस्क्राइब करना है. टोटो द मंकी को जो ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से लेकर आए थे. Toto was a pretty monkey with bright eyes that sparkled with mischief under deep-set eyebrows. He had pearly white teeth which he bared in a smile that frightened old Anglo-Indian ladies. So वो एक pretty monkey था जिसकी चमकीली sparkled eyes थी और एक शैतानी उसकी छुपी हुई थी उसके eyebrows के नीचे. ठीक है, और उसके बहुत ही पर्ली वाइट टीथ थे, और जब भी वो स्माइल करता था तो लोग उससे डर जाते थे. His skin was wrinkled with his hands looking pickled in the sun. His finger was quick and wigged and his tail acted as a third hand of
फॉर हिम। सो बेसिकली आपको पूरे जो है मंकी का डिस्क्रिप्शन इसमें मेंशन करना है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन था किसका, टोटो द मंकी का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling it a dog? सबको पता है ग्रैंडफादर उसको सहारनपुर लेके गए थे, क्यों लेके गए थे, कैसे लेके गए थे, और टिकट कलेक्टर को क्यों लगा था कि वो एक डॉग है। Grandfather was forced to take a Toto to Saharanpur because he was so mischievous that he troubled every soul in the house, whether humans or animals, and also caused damage to property. No one could predict what he would be up to at the next moment. So उसलिए लेके गए थे क्योंकि जो मंकी था वो आप लोगों के तरह बहुत ज़्यादा शैतान था, वो कभी भी कुछ भी कर सकता था, तो इसलिए ग्रैंडफादर को उसको अपने साथ लेकर के जाना पड़ा था। He took him tied in a canvas cloth bag which he could not chew his way out of. The ticket collector could not find the fare to be charged for a monkey in his rule book, so he decided to categorize the monkey on the basis of its size and charge the fare he would for a dog. So monkey के लिए जो टिकट कलेक्टर है वो चार्ज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने डॉग की तरह प्रिटेंड करके उससे फेयर कलेक्ट करने की कोशिश करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन एड अ प्रोलॉग टू हिज स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट? अभी कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है, आई मीन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, है ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ऑलराइट, before starting the story, Iswaran gave a detailed description of the place. He said that the place was a rich wooded forest. The logs of wood were hauled by elephants on lorries, but sometimes the elephants turned mad. When an elephant turned mad, not even a skilled mahout could control it. mahout कौन होता है? जो एलिफेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ईश्वरन हमेशा फाउंडेशन बना के स्टोरी सुनाता था जो रियल स्टोरीज की तरह लगती थी। Okay, Iswaran was a master storyteller. Describe his amazing capacity of narrating stories and anecdotes. So Iswaran was a mastery, ये बहुत important question है again, ठीक है, very 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 important. Iswaran was a master storyteller. He was fond of reading popular Tamil thrillers. The stories that he narrated were greatly influenced by these novels. He narrated even the smallest of incidents by creating a loss of suspense. So वो इस तरीके से स्टोरीज क्रिएट करता था, वो बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर था। मतलब इस तरीके से क्रिएट करता था कि सामने वाले को ऐसा लगता था कि ये सच में ही सुना रहा है, ये सच में रियलिटी में हुआ होगा। For example, if he had to describe a fallen tree, he would not simply say that he saw an uprooted tree on the highway. बल्कि वो क्या कहेगा? He would say, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous beast. Enormous मतलब massive. So gigantic, very large, और huge, और massive, और gigantic. तो इस तरीके से वो स्टोरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके सुनाया करता था। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ओनली अ फॉलन ट्री। लेकिन जैसे मैं पास गया तो मुझे पता चला कि वो तो एक फॉलन ट्री था। इन ऑर्डर टू मेक स्टोरीज इंटरेस्टिंग, ईश्वरन एडेड ड्रामेटिक जेस्चर्स टू इट. ही वुड गिव द स्टोरीज अ सरप्राइज एंडिंग, और वो हर स्टोरी को एक सरप्राइज एंडिंग क्लाइमेक्स दिया करता था। Sometimes he would not end the story in order to heighten his master's curiosity. Often he was excited while telling a story, then he would jump and stamp his feet in excitement. तो कई बार इतना ज़्यादा मज़े आते थे स्टोरी में कि जो सुनने वाला है वो जंप करने लग जाता था एक्साइटमेंट की वजह से। Alright, so next question, we are coming to the end so soon because we have seen lots of questions and all these questions are very important. Please trust me and go and please study all these questions. How did the king and his minister die in place of the guru and his disciple? ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कौन से चैप्टर है ये? इन द किंगडम ऑफ फूल्स. So the king told the executioners to put to death the first and second men who come of them
The next morning, that night, the king and the minister went secretly to the prison. So king ने ये मतलब आदेश दिया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किसको डेथ देनी है, सेकंड जो आया है उसको देनी है. बट उस रात किंग और मिनिस्टर सीक्रेटली प्रिजन में जाते हैं. They released the guru and his disciple and disguised it's the guru and the disciple. The next morning, the executioners killed them. So वो उन दोनों को तो भगा देते हैं और वहाँ पर खुद ले जाते हैं. तो जो एग्जीक्यूशनर होता है, जो फांसी देने वाला होता है, वो पहले किंग को और उसके बाद उसके मंत्री को फांसी पर चढ़ा देता है, मार देता है. Describe in brief the strange case brought to the king and the king's judgment. One day a thief broke into the house of a rich man. A wall of the house fell on him and died on the spot. The brother of the thief complained to the king that the rich man was responsible for the thief's death because the wall of his house was weak. The owner of the house was summoned, but he said that the bricklayer who had constructed the wall was responsible. The bricklayer said that he was making a wall. A dancing girl passed several times through the street. She distracted his attention, so she was responsible. The dancing girl told the king that she had ordered a goldsmith to make jewelry for her. He did not make it in time, so he had to pass through the street several times. The goldsmith was called. He said that he had to make ornaments for a wedding in the rich man's house. So he could not finish the jewelry of dancing girl in time. He was the same owner of the house where the thief had died. तो घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है. पूरी स्टोरी आपको ने पढ़ी है. तो सब एक दूसरे के ऊपर ढोलते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते जाते हैं और किंग उसी को मानता भी जाता है. He said that his father had placed the order. The king and his minister decided that since the rich man's father had died, he would be executed in his father's place. तो उसके फादर जब मर जाते तो सोचते कि उसके फादर की जगह पर उसके बेटे को ही फांसी दे देंगे. All right. So this was the revision of literature section for your half-yearly exams we have done here. I hope you have understood all the questions. I have taken 50% syllabus of your literature books, that is Beehive and Moments, and we have covered 50% chapters of both of the books. So this will be coming in your half-yearly, so please prepare them very carefully and please look into them ki how we frame the answers, how we write the answers, and pull up your socks and get up yourself for your half-yearly examination. Thank you and stay tuned with E-Saral. E-Saral hai to sab saral hai. Thank you guys.